अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, नेकी बस यही तो नहीं है कि अपने चेहरे मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाएं और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों को दें और ग़ुलामों को आज़ाद कराने में ख़र्च करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और जब कोई अहद कर लें तो अपने अहद को पूरा करने के आदी हों और तंगी और तकलीफ़ में नीज़ जंग के वक्त सब्र व इस्तिक़लाल के खूगर हों। ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक़ हैं और यही लोग हैं जो मुत्तक़ी हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना
और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा, कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जान में जाने तजल्ला, कहूँ तुझे लेकिन रिज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रिज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका, कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे सरवर कहूँ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आर में आज ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है कि इस दफ़ा
उनके सवालात जो हैं वो डेफर किए जाएं, नेक्स्ट रोटा डे पे वो इनके जवाबात जो हैं वो सबमिट करेंगे। तो फिर इसके बाद है कि क्वेश्चन आवर तो बड़ा मुख्तसर हो जाएगा। एक ही सवाल है और वो है जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वैसे तारीख़ में मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा एक ही सवाल एक ही दिन में आना पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में तारीख़ में वाहिद वाक़या है। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर है 133। जी, आंसर भी टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में सवालात, ऑडिट के बारे में, उनके अखराजात के बारे में, कारकर्दगी के बारे में सवाल किया गया था और 2014 से लेकर अभी तक, अभी तो इनका कह रहे हैं कि ट्रांजिट वो ऑडिट हो चुका है और उसमें काफ़ी यानी करप्शन और घपले भी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त यह है कि देखें पूरी दुनिया में खेलों के तारुफ से मुल्कों की तारुफ होती है। आप पूरे दुनिया में देखें, अब ज़िम्बिया और फलान जो बाकी ममालिक हैं उनके वज़राए आज़म को, वहाँ के काबीना को कौन जानता है, किसको मालूमात हैं। लेकिन जब एक मुल्क खेल के मैदान में वो नंबर ले लेता है, नंबर 1 आ जाता है, तो पूरी दुनिया में इस मुल्क की तारुफ भी होती है और उसको शोहरत भी मिलती है। और पाकिस्तान अभी तक खेलों के निस्बत से एक मुमताज़ मकाम रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अक़रबा परवरी, मामे चाचे के बेटे को वहाँ सेलेक्ट करना और उन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ सेलेक्ट करके, यानी वो टैलेंट नौजवानों को इग्नोर करके, उनकी हक़ तलफ़ी करके और ऐसे लोगों को बोर्ड का चेयरमैन बनाना, उसका सदर बनाना और उनको इख्तियारात दे देना जो लोग उस खेल के अबजद से भी, ABCD से भी बाखबर नहीं हैं, उन लोगों को। तो ये मकाम, इस मकाम तक अब हम पहुँचे हैं कि हमारे खेलों के जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि क्या मजमूई तौर पर जितने भी खेल हमारे पाकिस्तान में खेले जाते रहे हैं और उसमें हम नंबर 1 आते रहे हैं, क्या वो मकाम दोबारा हासिल करने के लिए हुकूमत कोई इक़दामात उठा रही है या नहीं? थैंक यू। जनाब एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। थैंक यू स्पीकर साहब। चौतारी साहब, ऑनरेबल मेंबर ने सवाल तो पूछा है रिगार्डिंग हॉकी यानी उसके ऑडिट के बारे में, फिर ज़रा सवाल कुछ और जगह ले गए। मैं अर्ज़ करता हूँ ऑनरेबल मेंबर को, जी हमारे पास 42 फेडरेशंस हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जो आती हैं और उनको हम ग्रांट्स देते हैं। उसके मदद में अगर नेशनल चैम्पियनशिप हो या इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं बाहर तो हम उनको ग्रांट्स देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जी, हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है, क्रिकेट तो नहीं है, हॉकी हमारी नेशनल गेम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से हॉकी की परफॉर्मेंस सही नहीं रही एंड वी आर नॉट डूइंग वेल इन हॉकी प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्हें जो मिनिस्टर साहिबा थी, उन्हें कोच हायर किया था। हिज नेम वाज एक्मेन एंड ही वाज फ्रॉम नीदरलैंड और उसको $10,000 पर मंथ हम पे करते थे, बोर्डिंग, लॉजिंग, आना जाना हमारे ऊपर था। जबकि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया तो मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। आई सेड बिकॉज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, हॉकी हमारी टीम है, उसकी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम में भी सही नहीं रही, अजलान शाह में भी सही नहीं रही, बीच में भी साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, तो लिहाजा उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिन्यू नहीं किया जी। एज वॉज द ऑडिट इज कंसर्न जी, इनकी बिल्कुल हम इनको ग्रांट्स देते हैं, ये हमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसके बाद AJPR जो है वो इनके अकाउंट्स आके हमारी मिनिस्ट्री से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आके चेक करता है और वो फिर उसके बाद जी बताते हैं हमें कि ऑडिट सही हैं कि नहीं है। बीच में 2013-14 और 2017-18 में DEC हुई थी, स्पेशल डिपार्टमेंट अकाउंट कमेटी इनकी हुई थी 3 फेडरेशन की, हॉकी की, टेनिस की और वॉलीबॉल की, जिसकी रिपोर्ट जी एनेक्स्चर A और एनेक्स्चर B में अटैच हुई हुई है। अगर चताई साहब उसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि काफ़ी बहुत इसमें डिटेल में रिपोर्ट दी गई है एंड इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट और काफ़ी मैं चाहूँगा कि मैं टाइम बचा लूँ, असेंबली का पढ़ने में आऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। थैंक यू। थैंक यू।
Next supplementary is Miss Wajiha Kamar Saiba. स्पीकर साहब हॉकी हमारी कौमी खेल है, लेकिन ये कि जो एक ग्लैमर पार्ट जो कि एक क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, जो हमें नज़र आता है कि उसमें पैसे की जितनी इन्वॉल्वमेंट है और जितना पैसा वो दिया जाता है खिलाड़ियों को और इस गेम की प्रमोशन के लिए, वो हॉकी में कहीं नज़र नहीं आता। तो इसकी प्रमोशन के लिए ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे कोई ऐसे इकदाम क्या कर रही है मिनिस्ट्री कि जिसकी वजह से इसको प्रमोट किया जा सके और इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मिला के किसी तरह से भी इसकी प्रमोशन के लिए कुछ है जो किया जा रहा है? जनाब एहसानुर रहमान मजारी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। जी जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने क्वेश्चन पूछा है, जी मैं मानता हूँ कि हॉकी जो है हमारी नेशनल गेम है, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में फेम ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है। एंड जैसे आपको पता है जिस स्पोर्ट्स में ग्लैमर हो तो ज़्यादातर चाहत उसकी होती है, उसमें आपको देयर इज लॉट ऑफ मनी इन क्रिकेट इन्वॉल्व। जैसे PSL है क्रिकेट का, जी हुआ था अभी पाकिस्तान में, एंड आई बिलीव दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे कराने से तकरीबन कोई 12 बिलियन रुपए का 12 बिलियन रुपीस उन्हें कमाए हैं फ्रॉम PSL। एंड दिस इज जी ये जो आप कह रही हैं कि PSL और जो स्कूल्स, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, ये फेडरेशन का काम है कि स्कूल्स में हम खाली गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं सूबों में वहाँ मोस्टली ग्राउंड्स ही नहीं है। और बाकी ये जो है इट इज़ अ डिवॉल्व सब्जेक्ट नाउ, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट भी हो गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट, सूबों के पास चला गया। हमारे पास जो फेडरेशन है जी वही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हॉकी को दोबारा रिवाइव करें और जो है जिस तरह हमारी हॉकी होती थी पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीती है, इसको दोबारा रिवाइव करें। बाकी प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, बच्चों को आइडेंटिफाई करना, ये फेडरेशन का काम है, मिनिस्ट्री का काम नहीं है। थैंक यू। जनाब कादर खान मंदुखेल ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, वज़ीर साहब यकीनन नौजवान है, स्पोर्ट्स का शौक़ भी होगा, क्या ये बताना पसंद करेंगे कि हॉकी जो कि कौमी खेल है, उस कौमी खेल को हमने कहाँ तक पहुँचाया है? आजकल बड़ा क्रेज़ है क्रिकेट का, क्या इस क्रिकेट की वजह से फिर हम ये कह दें कि क्रिकेट को ही कौमी खेल बना दें अगर इतनी इम्पोर्टेंट है? और दूसरी बात ये, क्या हम जजेस की तैनाती की तरह क्या मैं अपने हल्के बल्दिया टाउन या जोब को के बच्चों को ये बता सकता हूँ कि इनका टेस्ट कहाँ होता है, क्राइटेरिया क्या है? कोई अगर बच्चा इस खेल में आना चाहे तो कहाँ टेस्ट दे, कौमी खेल में कहाँ जाए? और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप समेत इस पूरे हाउस से आपको पूरे पाकिस्तान में कई हॉकी खेलते हुए कई गली मोहल्ले में आपको नजर नहीं आएगा, वजह क्या है? इसकी तफसीलात प्लीज। हॉकी खेल में जजेस का रेफरेंस कहाँ से आ गया? जी जनाब मिनिस्टर साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है कादिर मंदुखेल साहब ने। हॉकी के लिए जी आप बिल्कुल बजाएं कि हमारी हॉकी जो है, मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया अपने जवाब में आपकी खिदमत में कि हॉकी वाकई हमारी पहले ऊपर थी, लेकिन अभी वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, इतना सही परफॉर्म नहीं करी। बट थिंक इज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई अच्छा कोच लेके आए ताकि प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाएँ और ताकि पाकिस्तान की जो हॉकी है वो दोबारा रिवाइव हो। और जैसे इन्हें कहा जी बच्चों के लिए टेस्ट कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, मैं ऑनरेबल मेंबरशिप के ज़रा रिक्वेस्ट करूँ या गोश्तवार कर दूँ, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री जी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, फेडरेशन काम होता है प्लेयर्स को, बच्चों को आइडेंटिफाई करना स्कूल से या ग्राउंड से जो बच्चा अच्छा खेल रहा है तो ताकि उसको आगे लेके उसको प्रमोट करें। हम खाली गाइडलाइन दे सकते हैं, वी कैन बी हेल्पिंग हैंड फॉर द फेडरेशन, बट इट्स नॉट द जॉब ऑफ द मिनिस्ट्री टू गो एंड आइडेंटिफाई द प्लेयर। ये फेडरेशन का काम है प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना। और जैसे आप इन्हें पूछा कि हॉकी के लिए क्या किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी, हमने नया स्टाफ बिछा दिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। इधर गिलगित में भी हमारा बिछ रहा है स्टाफ, कोयटा में भी बिछ रहा है हॉकी के प्लेयर्स के लिए। तो जितना हमसे हो रहा है इस मौजूदा इकनॉमिक सूरत हाल में, जो हम पे अभी 50% स्लैश भी लगा है, जितना हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम फेडरेशंस को सबको साथ लेकर चलें। और वी हैव मेड अ पॉलिसी विच फेडरेशन इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान एंड रेज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, विल ग्रांट देम एंड वील उसको हम असिस्ट भी करेंगे, उनको स्पेशल ग्रांट्स भी देंगे। जो फेडरेशन परफॉर्मेंस नहीं लेके आएगी पाकिस्तान के लिए तो हम उनको स्पेशल ग्रांट्स जिस तरह हम उनको नहीं देंगे। थैंक यू जी। मोहतरमा आसिया अजीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ओलंपिक्स में एक ज़माने में हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती थी, हम मेडल लेके आया करते थे। अब इस वक्त जो हालत है कि हम वाइल्ड कार्ड के ज़रिए हमारी एंट्री होती है 2-3 गेम्स में। तो इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि
ऐसी क्या वजह हो गई है कि हॉकी के साथ साथ बॉक्सिंग में भी और स्क्वॉश में भी हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम वाइल्ड कार्ड के ज़रिए जाते हैं? साहब, मैं जी जो समझूं ऑनरेबल मेंबर साहिबा का सवाल एक तो स्कॉश के बारे में और एक आपने ओलंपिक्स के बारे में पूछा है। ओलंपिक्स के बारे में मैडम मैं आपको ज़रा बता दूं ऑनरेबल मेंबर साहिबा कि ओलंपिक्स जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन उनके जनरल साहब हैं रिटायर्ड आरिफ हसन साहब, ही हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 20 years। सो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको अलाउ करता है, वो इलेक्ट होकर आते हैं, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि खुद ही इलेक्ट होकर आते हैं, फिर अपने उन्हें एज लिमिट बढ़ाई है। इट वाज सपोज टू बी नॉट सपोज टू बी मोर देन 65 थी, उन्हें 75 तक ले गए अपनी एज। सो उनको मैंने तो हम्बल रिक्वेस्ट की जनरल साहब आप ताकि आप थोड़ा अभी रेस्ट करें, नए लोगों को आगे आने दें ताकि जो प्रेसिडेंट बने ओलंपिक एसोसिएशन के और आगे जाएँ। बट एनीवे इन द प्रीवियस कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान जी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में भी, जेवलिन में भी, और ब्राउन मेडल भी जीते हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स। हमारी कोशिश है कि जी जब तक एथलीट को आप सही एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, उनको सही ट्रेनिंग नहीं देंगे, सही कोचेज़ नहीं मिलेंगे, या उनको सही खुराक नहीं मिलेगी, दे वोंट परफॉर्म। एंड जैसे कि इसको इंजरी हो गई थी हमारे जेवलिन थ्रो के जो नदीम थे, तो वी हैव टू सेंड हिम टू UK, उधर उनका ऑपरेशन हो रहा हुआ है। एज फॉर स्कॉश इज कंसर्न जी, स्कॉश आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्कॉश की जो परफॉर्मेंस है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट रिसेंटली दे वेंट टू इंडिया, वहाँ अच्छा परफॉर्म कर गए हैं यंगस्टर्स। उनकी भी फेडरेशन है जी, उनको भी हम ग्रांट्स देते हैं, बट उनका ये आप कह लें कि जी टू वेरी ऑनेस्ट अगर whoever the chief is, he becomes the president of Squash Federation। तो जाहिर बात है जो प्लेयर होगा तो अगर स्कॉश फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, इज़ ए चीफ, जो भी आता है वो बन जाते हैं। मेरे पास जहांगीर खान आया था, कहता है मुझे स्कॉश खेलना आता है, मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू। थैंक यू। लीव एप्लीकेशंस, मिस्टर वहीद आलम खान, मिस्टर अली वजीर, सरदार तालब हसन नकई, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, मिस्टर अरफीन खान, चौधरी फ़कीर अहमद, they all have requested for grant of leave. Is leave granted as per their request? Granted. Next is item number 3, Sayyid Ghulam Mustafa Shah to move item number 3, calling the attention of the Minister for Water Resources. Thank you, Janab Speaker. I invite the attention of the Minister of Water and Resources to an urgent matter of public importance regarding non-provision of water to Sindh as per share of Water Accord 1991, causing grave concern amongst the public. Ji, Mr. Zulfikar Bachani Saab to make a brief statement. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मेरी आज ब्रीफिंग जो मुझे मिली है इरसा के चेयरमैन साहब ने दी, जो सिंध के जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मांगी थी अपना शेयर 40,000 क्यूसेक के हिसाब जो इरसा ने कहा कि हमने दे दिया है। लेकिन सर सॉरी टू से, लेकिन जो फिगर जो इरसा ने दी है मैं भी उससे मुतमिन नहीं हूँ। जो डाउन स्ट्रीम में जो मैं भी ज़मींदार हूँ और सिंध का ये इशू है, क्योंकि थेफ्ट जो है ऊपर से जब पानी आता है तो टोसा से गुडू के बीच में चोरी हो जाता है। तो मैं मेहरबानी करके ये कहूँगा कि कमेटी बनाई जाए इस पर और इसको रेफ़र करें कमेटी में, जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए। थैंक यू। गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि ये तो बहुत दुरुस्त कहा हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कि इसकी कमेटी बनाई जाए, बिकॉज ये बड़ा सीरियस मसला है और हमारी रिजर्वेशंस और सवालात ये इसलिए उठ रहे हैं कि जो मुझ तक खबर पहुंची है कि उधर एक टनल का काम हो रहा है तरबेला डैम पे, और उस काम की वजह से वो एक सर्टन वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि ख़रीफ का टाइम है, इस वक्त हमारे यहाँ अर्ली क्रॉप है, हमारे यहाँ सोइंग शुरू हो गई है, और इस वक्त अगर ये रोकेंगे पानी तो हम पिछले साल जो है
फ्लड्स में, बारिशों में हम तबाह हुआ सिंध पूरा, और अभी अगर इस वजह हम ड्राउट की वजह से तबाह होंगे तो ये हमारा पूरा सूबा जो है ये कहाँ पहुँचेगा। और ये उसी तरह की ज़्यादती है जनाब स्पीकर। हम छोटे सूबे जब चीखते हैं, अल्लाह करे कि इन ऐवानों से ये आवाज़ आगे भी जाए, इसलिए कि अब जिस तरह ये एक और चीज़ हुई है वो भी जो इसके तकरीबन करीब है वो ये है कि जी प्लीज़ आप जारी रखें। उसमें गुजारिश ये है कि जो अब जिस तरह ये जो इलेक्शन का मामला चल रहा है, इसमें अभी ये कहा गया है कि जी पहले पंजाब में इलेक्शन कराए जाएं। हमारे भी उस पर रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह हमारे इस वाटर रिकॉर्ड पे रिजर्वेशंस हैं। अब अगर एक सूबे में इलेक्शन होगा तो उसको एक एज हो जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं कि जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है तो इलेक्शन अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं तो वो गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होती है। तो अब आइंदा हमारे नस्लों के लिए अगर पंजाब में पहले इलेक्शन हुए, अब लेट्स से पंजाब में 161 सीट्स हैं तकरीबन और बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं। अगर मुझे बताएं, अगर पंजाब में पहले इलेक्शंस होते हैं और वहाँ वो कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो दूसरी हो जाएगी। तो इस तरह के आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस मैटर हियर बट सिमिलर सिंध के साथ जो सिमिलर जुल्म हो रहा है। किबला शाह साहब, ये जो तरबेला में वाटर लेवल और इलेक्शन का आपस में क्या है? बस सर ये इज्तिमाई जुल्म हो रहे हैं छोटे सूबों के साथ, इसलिए उनको एड्रेस किया जाए। थैंक यू। जनाब जुल्फ़कार बचानी साहब। बिल्कुल मैं शाह साहब से, मैं ऑनरेबल मेंबर से मुत्तफिक हूँ। और जो तरबेलों में जो अभी जो काम चल रहा है खरीफ के हिसाब से, मेरी बात हुई है चेयरमैन इसरा से, तो उन्होंने कहा 149 कोई है अपना उनका रिजर्व अभी है, जो मैंने उनको कहा कि वो छोड़े डाउन स्ट्रीम में। जनाब चौधरी रियाजुल हक साहब। जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे पानी की कमी की बात हो रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। पिछले साल अप्रैल में भी इन्हीं दिनों में एक कमेटी जो स्पेशली तरतीब दी गई थी वहाँ पे मुख्तलिफ बराजिज़ पे, और उसने अपनी एक रिपोर्ट भी मुरतब की थी। जनाब स्पीकर, ये 18वीं तरमीम के बाद जब बराजिज़ का कंट्रोल चला गया है सूबों के पास, ये सबसे बड़ा मसला उसका है। पानी की चोरी का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लाजमी पानी की चोरी है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में नहीं है जितनी यहाँ पे वावेला या जिसका यहाँ पे वो प्रोपोगेट किया जाता है। जो हमारे बराजों का कंट्रोल है उसके सबसे बड़ी जो तजवीज़ थी कि ये वापडा को दे दिया जाए। इंडेंट जो है लाइनों के अपना कैनाल के इंडेंट जारी किए जाएँ ताकि वहाँ पे पानी मुहैया किया जा सके सूबों को, उससे ये मसला हल होगा। ये भी बदकिस्मती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास 103 मिलियन एकड़ फीट पानी है। जो हमारा NFC वार्ड का शेयर है वो 114 मिलियन की तरतीब से बनता है, 3 टियर के तहत पानी तकसीम हो रहा है। तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी बात यहाँ पे इस हवाले से करना चाहता था कि पानी की चोरी का इतना बड़ा मसला नहीं है जिसका पंजाब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है बार बार। ये पंजाब पानी चोरी नहीं करता, पंजाब अपने शेयर का पानी लेता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेता। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये इल्ज़ाम तो चल सब किसी ने नहीं लगाया। तो और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज केसुमाल खीलदास। मैन साहब, सॉरी स्पीकर साहब, पानी का मसला सिंध के लिए इंतहाई हसास है और सिंध का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं, मगर ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि जब भी कोई ऐसे कौमी मामलात होते हैं या सूबों के दरमियान, वो हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको हल करने की कोशिश की गई और हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 91 का रिकॉर्ड दिया। अब मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? जी सर, मेरा पार्लियामानी सेक्रेटरी से 2-3 सवाल है। नहीं 3 सवाल नहीं, एक सवाल। सर मैंने ये कहा कि पानी एक अहम इशू है और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा मौका लेकिन अंडर द रूल्स आप एक क्वेश्चन करें जो जी सबसे अहम है। जी सर एक तो सर असल में जो 91 का रिकॉर्ड है वो जब रबी का फसल होता है डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं छोड़ा गया, उससे पहले डाउन स्ट्रीम में, तो उसकी वजह क्या है कि पानी नहीं छोड़ा गया। और एडवाइज़री कमेटी ने जो
तीन रुख की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो कितनी है। दूसरा ये बताया जाए कि इन्होंने कहा कि 27 सैकड़ों कम पानी होगा, तो आइंदा पानी कितना कमी का सामना होगा मुल्क को, और जो रिवर का या जो पानी के जो सैलाब की सूरत हाल क्या है कि वो हमें बताई जाए इस पर। जी जनाब जुल्फ़कार बचानी साहब। मैं ऑनरेबल मेंबर अपने खीलदार साहब से कहूँगा कि इन्होंने बात की नवाज शरीफ साहब की कि 1991 अकॉर्ड उन्होंने दिया, लेकिन मैं इनको अर्ज़ करता हुआ चलूँ तो कम्बू शहीद पे जो धरना दिया था मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पानी के हिसाब से जो धरना दिया था और कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ दिया था, तो मैं वो तो बात ठीक है उनका है। जो बाकी बात रही जो थेफ्ट की, मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करके कमेटी बनाएं। जो मेरे ऑनरेबल मेंबर निरीक्षा साहब ने भी कहा कि वो जो चोरी हो रही है, पानी जो बीच में से जो चोरी हो रही है और डाउन स्ट्रीम में नहीं पहुंच रहा, तो मैं वही कहूँगा कि कमेटी बनाएं जो फैक्ट्स एंड फिगर देके आपको करें। जनाब मिस्टर अब्दुल हकीम बलोच साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। अब्दुल हकीम बलोच साहब। मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है बचानी साहब से कि ये उन्होंने तस्लीम किया है कि पानी की कमी भी है और पानी चोरी भी होता है, और जो बात उसने की है कि मैं कमेटी के तरफ हम रेफ़र करते हैं। इस वक्त सिंध में सोविंग सीज़न है और पानी की बहुत बड़ी कमी है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर किसी मसले को पेंडिंग में रखने के लिए तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम किसी कमीशन बनाएं या कोई कमेटी को सुपुर्द करें। मेहरबानी करें, ये बहुत अहम मसला है सिंध का, और सिंध पहले भी सैलाबों में बड़ी तबाह हुई है, और अगर इस वक्त सोइंग सीज़न में सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो सिंध का काश्तकार और मुसीबत में मुब्तला होगा। मेहरबानी करें ये कमेटी के सुपुर्द न करें, मिनिस्ट्री इस पर जल्दी फैसला करे और सिंध के लोगों को पानी पहुँचाए। मेहरबानी। जनाब जुल्फ़कार बचानी साहब। बिल्कुल सर, ऑनरेबल मेंबर की बात सही है। सिंध के साथ हमेशा क्योंकि सिंध एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है, पूरा पाकिस्तानी तकरीबन 70% जो है एग्रीकल्चर रेवेन्यू करता है, एग्रीकल्चर के हिसाब से चलता है, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। जो भी इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, मैं कहूँगा कि एक मीटिंग बुलाई जाए और चेयरमैन साहब भी बैठे हैं इरसा के, और चारों सूबे के जो भी हैं कोऑर्डिनेशन करके और इनका मसला हल किया जाए। थैंक यू। राइट, द मैटर इज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, और जो मूवर्स हैं वो एज ए स्पेशल इन्वाइटी जो है वो उसमें शामिल हों। जी हाँ, आइटम नंबर 4, मिस नुज़रत पठान चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज टू मूव आइटम नंबर 4 ऑन हर बिहाफ। कौन मूव करेगा? ज़ेब जाफर साहबा हैं, मोहतरमा ज़ेब जाफर साहबा आइटम नंबर 4 मूव करें। Thank you, Mr. Speaker. On behalf of Chairperson Standing Committee on Climate Change, to present the periodical report of the committee of the period 1st July 2021 to 31st December 2021, as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007. The said report stand presented. Item number 5, Mohtama Javeria Zafar Ahir, Chairperson Standing Committee on Information and Broadcasting, to move item number 5. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। I would like to present the periodical report of the committee for the period of 1st January 2022 to 30th June 2022 as required by the Rules 234A of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007. The said report stand presented. अब ये कॉलिंग अटेंशन ले लें। आइटम नंबर 8, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली टू मूव आइटम नंबर 8, कॉलिंग अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर एविएशन। शुक्रिया जनाब स्पीकर है।
वज़ीर बराए हवाबाजी की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊँगा, जो मार्च 2023 में PIA के जारी करदा परवाज़ों के शेड्यूल में सयाहती मकाम चित्राल को शामिल न करने से मुताल्लक़ है। जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर, और मेरे मोअज़्ज़ज़ रुकन का भी शुक्रिया जिन्होंने इस तरफ ऐवान की तवज्जो मजबूर कराई। जहाँ तक इनका है कि वहाँ फ़्लाइट्स नहीं है, एक्चुअली एविएशन वाले जो हैं वो सीजनल ट्रैफिक के ऊपर वहाँ पे फ़्लाइट शेड्यूल होती है, जो पिछले साल भी मई से अगस्त के दरमियान में हुई। जब तक ट्रैफिक लोड नहीं होगा वहाँ पे फ़्लाइट शेड्यूल नहीं हो सकती। यही वजह है कि वहाँ शेड्यूल नहीं है। जब होगी तो वो मई में स्टार्ट होगी, क्योंकि वो एक सियाहती मुकाम है, तो लोग वहाँ पर जो है वो सियाहत के लिए जाते हैं समर वेकेशंस में। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, आप एक सवाल कीजिए। जनाब स्पीकर, यह हकीकत है कि वो सयाहती मकाम है, और सयाहत जो है वो सर्दियों में भी लोग सयाहत के लिए जाते हैं, बर्फ़ देखते हैं, पहाड़ी इलाके देखते हैं, बर्फ़पूश पहाड़ों को देखते हैं, खुश होते हैं। वो सर्दियों में भी, यानी सयाहती मकाम सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है, हर मौसम में होता है। और साल 12 वैसे भी वो कहते हैं कि 12 मौसम होते हैं, तो 12 मौसमों में खामखा हर वक्त जो है इंसान की जो है तलब जो है वो रहता है कि ऐसे जगहों को देखें। एक नंबर एक। दूसरी बात ये है कि कलाश देखें जी, कलाश कल्चर के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और उनके चिलम जूस और दीगर जो फेस्टिवल होते हैं उनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। नंबर 2। नंबर 3 यह है कि जनाब स्पीकर, ये इलाका जो है इंतहाई बैकवर्ड एरिया है। वहाँ एमरजेंसी देखें जी जनाब स्पीकर, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, उसके बाद फिर वहाँ इमरजेंसी की हालत होती है, मरीज़ होते हैं, कहीं फौतगी हो जाती है, उसका रिश्तेदार कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में होता है। तो ये जो है ना, जो इमरजेंसी में भी हमारे बुनियादी हुकूक तलफ होते हैं, और हमें हमारे बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ ये अफ़गानिस्तान के दो बॉर्डरों के साथ इस चित्राल का इलाका लगता है, और ये जो है ताजिकिस्तान के साथ। और फिर हम ये कोशिश भी मुतालबा भी करते हैं कि चित्राल ताजिकिस्तान रूट पर ये PIA की परवाज़ें चलाई जाएँ। ये 33 मिनट का सफ़र है जनाब स्पीकर, इसमें हुकूमत पाकिस्तान बहुत कुछ ज़र मुबादला कमा सकता है जनाब स्पीकर, और फिर इसके किरायों में भी कमी की जाए। मेरा अब सवाल ये है कि जिस तरह वफाकी सेक्रेटरी साहिबा ने, किरण साहिबा ने इरशाद फरमाया कि मई में सयाहत शुरू होती है इनके नज़दीक, मेरे नज़दीक तो साल 12 महीने सयाहत है, तो ये 1 मई से क्या शेड्यूल में चित्राल को शामिल करेंगे या नहीं? बात करना चाहते हैं मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। जहाँ तक मेरे मोअज़्ज़ज़ रुकन का सवाल है, बिल्कुल जो इन्होंने बात कही कि सर्दियों में भी वहाँ बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी मरी में भी होती है। तो अगर ट्रैफिक जो है वो लोड जो है वो इतना ज़्यादा होगा जिसकी वजह से हम ऑपरेट कर सके, तो फिर डेफिनेटली हम सर्दियों में भी इसको ऑपरेट करेंगे। बात वही आ जाती है कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जब तक हमारे पास ट्रैफिक लोड ज़्यादा नहीं होगा हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सियाती मुकाम है, जब उसका लोड ज़्यादा होगा उसकी बेसिस के ऊपर ही फ़्लाइट जो है वो शेड्यूल की जाएगी। थैंक यू जी। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, आप देखें जी मोहतरमा बिल्कुल मैं इंतहाई माजरत के साथ देखें, अभी सन 1962 से चित्राल को फ़्लाइटें जा रही हैं,
और पहले रोज़ाना के शेड्यूल पर जनाब स्पीकर पेशावर चित्राल रोज़ाना के शेड्यूल पे शामिल था, और उसके बाद फिर इसको इस्लामाबाद और चित्राल कर दिया गया, फिर 2 हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया, फिर 2 दिन भी ख़त्म कर दिया गया। क्या चित्राल के 5-6 लाख आबादी ये हक़ नहीं रखते कि उनके इमरजेंसी में कम अज़ कम वो पियाए के जहाज़ में सफ़र कर सकें? तो मैं मेरा एहतजाज करता हूँ इस बात पर कि इसको शेड्यूल में क्यों नहीं रखा गया। अगर यकम तारीख से नहीं रखा गया तो उसके बाद मैं यहाँ रोज़ाना के बेस पर एहतजाज करूँगा। मोहतरमा किरण इमरान डायर साहिबा। जहाँ तक इन्होंने एहतजाज की बात की, इनके एहतजाज में मैं यही बात कर सकती हूँ कि मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँ, लेकिन बात वहीं पर आज के रुक जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो 1972 से अब की बात कर रहे हैं, तब के और अब के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत फ़र्क आ गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। और जहाँ तक आपने बात कही कि महरूमी, देखें ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और हम चाहेंगे कि हम वहाँ पे भी फ़्लाइट जो है ना वो ऑपरेट करें इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। मोहतरम आगा रफ़ीउल्लाह साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शहादत के ऊपर पूरी कौम अफसरदा थी और पूरी कौम गमज़दा थी। मैं आपके तवज्जुह से सर एक निशानदेही करना चाह रहा हूँ एक इशू के ऊपर। मुख्तलिफ सोशल मीडिया में मुख्तलिफ ग्रुपों में एक बेयकीनी और एक बेचैनी का तासुर दिया गया है कि खुदा न खास्ता मुफ्ती साहब का ये एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी, ये किसी साजिश का नतीजा है, या मुफ्ती साहब के साथ ये वाक़या जो है ये एक हादसा नहीं, ये कत्ल है, जिसकी यहाँ पर पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत भी की। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट आ जाए, ये जितनी भी शरपसंद या जितने भी खामखा एक मुफ्ती साहब की शहादत को ऊपर लेके सियासत कर रहे हैं, और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिर रिलीजियस के हवाले से मुख्तलिफ फ़िक्रों के हवाले से एक तासुर देने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब का कत्ल, मुफ्ती साहब की इस शहादत के हवाले से जो इस किस्म की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इससे मुफ्ती साहब के उन लोगों को जो उनका मुफ्ती साहब के साथ अकीदत था, जिनका मुफ्ती साहब के साथ एक लगाव था, ख़ास तौर से इस ऐवान के तमाम लोग, इनकी दिल शिकनी भी होगी और इससे उनकी फैमिली को भी तकलीफ़ होगी। तो इसके ऊपर कम से कम कोई इस किस्म की सियासत ना की जाए। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कोई एक ऐसा क्लियर इसके ऊपर पॉलिसी बयान भी दें और अकायद कौम के सामने भी रखें। अगर खुदा न खास्ता 1% भी कोई ऐसी बात हो तो भी कौम को पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है। ये ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम के मुख्तलिफ जो मीडिया के सोशल मीडिया के ग्रुप है उसमें भी मैंने देखा है डिस्कशन हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई क्लियर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आना चाहिए कि इस किस्म की जो अफवाहें वो रद्द की जाए और क्लियर मौक़िफ़ हो। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर ने आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो नुक्ता यहाँ उठाया है वो बिल्कुल एक ऐसा मसला है जिसको मैं ख़ुद मॉनिटर भी कर रही हूँ। 3 दिन पहले जब हफ्ते की रात ये अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हमारे मेंबर, हमारे भाई मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शहादत हुई और एक सानिया यहाँ डी चौक के ऊपर पेश आया, तो उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह हर मेंबर ने जिस जज्बात का इजहार किया, आपके समेत, इस पार्लियामान के समेत, काबीना के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद जिस तरह जिन जज्बात का इजहार किया, और यहाँ बैठे हुए हर मेंबर ने जो नहीं भी बोले, जिन्होंने इजहार नहीं भी किया, वो दिल भी अश्कबार है और अफसोसनाक वाक़े के अंदर अपने इस गम में शामिल है। और एक करारदाद भी पार्लियामान से पास हुई जिसमें एक कौमी एजाज़ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया और उनकी जिस तरह सिफ्त बयान की गई, एक आलिम, एक दरवेश सिफ्त इंसान, एक
एक रहम दिल इंसान, और जिस तरह वो अपना काम करते थे हर मेंबर ने उस जज्बे का इजहार किया। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है और मेंबर ने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इस पूरे सानिए के ऊपर सियासत हो रही है और जिस तरह पूरे मामलात में इसको जिस साजिश इसके अराउंड एक घड़ी जा रही है और हर अतराफ़ से एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि खुदा न खास्ता किसी तरह भी ये पूरा सानिया किसी साजिश के साथ जुड़ा था। और एक सियासी जमात जो बात कर रही है उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन इस पूरी चीज़ को देखते हुए सोशल मीडिया के अंदर और जिस तरह जिक्र किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो मौलाना असद साहब से मैं राब्ते में रही ये 3 दिन, और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर एक इस पर स्पेशल कमेटी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी है जो अपनी रिपोर्ट कंपाइल कर रही है। अभी तक जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने उस दिन पार्लियामान में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक कोई शवाहिद ऐसे नहीं हैं जिससे इस किस्म का शायबा भी हो कि ये किसी तरह भी सानिया जो है ये किसी साजिश के साथ जुड़ा हो या किसी किस्म का और इसके अंदर अंदेशा है। लेकिन फिर भी इसको हर तरह से किसी भी शाइबे से या अंदेशे से पाक करने के लिए वज़ीर आज़म ने इंटीरियर मिनिस्टर को ये हदायत की थी कि इसके ऊपर एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और उसको मुकम्मल तौर पे तहकीकात करके इस पार्लियामान में भी पेश किया जाएगा और आवाम को भी उन हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। और ये भी मैं बात ज़रूर कह दूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का अगर आप सोशल मीडिया ऑफिशियल सोशल मीडिया देखें तो इस शहादत के ऊपर, इस अंधोनाक वाक़े के ऊपर, एक मेंबर के साने के ऊपर, इस एक्सीडेंट के ऊपर जिस किस्म की गलीज़ और गंदी मुहिम एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जा रही है, और उसके ऊपर आपको याद होगा ये वही लोग हैं जिन्होंने लसबेला के अटैक के ऊपर जो फ़ौजी अफसरान शहीद हुए थे उनके ऊपर भी इसी तरह मुनज़्ज़म तरीके से एक घटिया कैंपेन चलाई थी। और ये वही लोग हैं, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल्स देखें, पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट देखें, उसके ऊपर ये इस किस्म की जो खुशी का इजहार है और जिसको परवान चढ़ाया जा रहा है वो नहायत अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये वो माइंड सेट है जो मुल्क पर भी मुसल्लत रहा 4 साल, जिन्होंने जो मुल्क का हाल किया वो तो एक तरफ, लेकिन ये जो इस किस्म का रवैया है कि हम इतने गिर जाते हैं कि किसी की शहादत के ऊपर, किसी के साने के ऊपर, एक ऐसे वाक़े के ऊपर कि जिस पे आज हर दिल दुखी है, अश्कबार है, उसके ऊपर भी ये घटिया सियासत की जा रही है जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। और मैंने अभी मौलाना असद साहब ने भी जब मेरी इनसे मीटिंग हुई तो उसमें भी मैंने ये तफसीलात बताई थी कि इंशाल्लाह एक दिन के अंदर कल हम तफसीली रिपोर्ट जो है वो उसके तमाम हक़ाइक़ फैक्ट्स जो हैं वो पार्लियामान में भी पेश करेंगे और रिपोर्ट हम रखेंगे और इंटीरियर मिनिस्टर इसको अवाम को भी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, कंप्लीट रिपोर्ट जो है। जी शुक्रिया। मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा। जनाब स्पीकर, कल जो एक कॉलिंग अटेंशन यहाँ पे मूव हुआ था उसके जवाब में ये कहा गया था कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें पे कर दी गई हैं। जी सेक्रेटरी साहिबा सही फरमा रही हैं, उनकी तनख्वाहें जो अनाउंस की गई थी एडवांस तनख्वाहें अप्रैल के महीने की वो उनके अकाउंट में कल तक आ जाएंगी, लेकिन मोहतरम जो उनकी मार्च की तनख्वाहें रुकी हुई हैं अभी तक महीने की रेगुलर मुलाजमीन की, वो उनके अकाउंट्स में अभी तक नहीं आई हैं। तो उसके लिए अगर आप कोई हुक्म सादिर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ईद की खुशियाँ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मना सकें। मोहतरम साद रफ़ीक साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन ने जो निशानदेही की है ये बड़ी जायज़ निशानदेही है, और स्पीकर साहब मैंने बहुत कोशिश की है कि ये जो फ्लड आया था तबाहकुन, इसमें जो 42 दिन हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमारा 7 अरब का रेवेन्यू लॉस हुआ है कि हमें कुछ थोड़े से पैसे फाइनेंस से मिल जाएं, लेकिन 1 रुपया नहीं मिल सका हमें क्योंकि वहाँ भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। और दूसरा ये है कि कराची पोर्ट जो है वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, इस वजह से फ्रेट के शोबे में जहाँ हम बहुत आगे जा रहे थे हम फॉल कर रहे हैं, क्योंकि सामान मिलेगा तो उठा के लेके आएंगे ना। अब रेलवे 1-2 जो इस मुल्क के महकमे ना जो अपनी तनख्वाह खुद अरेंज करते हैं और गैप गवर्नमेंट कवर करती है, बाकी महकमों को ये प्रॉब्लम नहीं है, 100% अदायगी फेडरल गवर्नमेंट करती है, लेकिन रेलवे ने कमाना है, कमा के उसने पेंशन में भी हिस्सा डालना है, सैलरी में भी हिस्सा डालना है। अब कमाई नहीं हो रही तो क्या किया जाए। तो उसके बावजूद यानी आप देखें कि
अफसरान जो हैं वो तनख्वाह उनको मज़दूरों के बाद मिलती है। कोशिश कर रहे हैं, अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की है। डार साहब मोहतरम के पास भी 3-4 बार चल के गया हूँ, वो भी अपनी जगह मजबूर हैं कि मैंने कहा कुछ थोड़े से पैसों का बंदोबस्त कर दें, ये 2-3 महीने हमारे निकलवा दें, हमारा साइकिल ठीक हो जाएगा, या फिर कराची पोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हो जाए ताकि हमारा फ्रेट का काम चल पड़े, क्योंकि ये कोई 10-20 लाख 2-4 करोड़ का मसला नहीं है। तो हमारी तनख्वाहें लेट हो रही हैं और ये मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि ये, और फ्लड के बाद हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि रेलवेज़ को अगर किसी ने कोई पैसा दिया तो वो बता दे, एक आना तो किसी ने दिया नहीं है। 1 टका ना मिलने के बावजूद हमने बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन कर दिया, अभी हिरक ब्रिज जो बनाया 65 करोड़ रुपया, 65 करोड़ रुपए का बंदोबस्त जिस तरह किया मेरा अल्लाह जानता है, NLC को पेमेंट किया है, कोयटा को लिंक किया है, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं इसमें जो एफर्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन जब तक फेडरल गवर्नमेंट का कंधा नहीं लगेगा ये जो टाइमली पेमेंट है इसका मसला बना रहेगा, या फिर कराची पोर्ट फंक्शनल हो जाए तो 2-2.5 महीने में हमारा काम सीधा हो जाएगा, हम रेगुलराइज कर देंगे सारे निज़ाम को। मैंने आपको एक्चुअल बात बता दी। थैंक यू। जनाब अली गौहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुफ्ती मौलाना अब्दुल शकूर साहब की जो शहादत है, उस दिन हमारे काफ़ी मेंबरान ने उस पर बात की जिस दिन हमारा पहला इजलास का दिन था, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त थोड़ा था, इफ्तारी का टाइम था, बहुत कम लोगों को मौका मिला। मैं तो एक तो मेरी गुजारिश है कि आप एक दिन बाकायदा मुख्तस करें, चाहे आज का दिन सारी कार्रवाई ख़त्म करके और चाहे ईद के फ़ौरन बाद, चूँकि हमारे जो हाउस के मेंबरान हैं वो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की शहादत पर अपना इजहार ख़्याल करना चाहते हैं, और जिस तरह का ये वाक़या जनाब स्पीकर पेश आया है, यकीनी तौर पर ये एक हादसा था, लेकिन फिर भी इससे महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की लापरवाही ज़रूर थी, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड थे, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं, मतलब है कि उन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके तकाज़े पूरे नहीं हो रहे थे। ये जनाब स्पीकर ये चीज़ जो है ये भी तवज्जो तलब है, और इस पर भी ज़रूर इस पहलू के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। लेकिन बिलखसूस मेरा आज गुजारिश करने का मकसद ये था, यकीनी तौर पर मौलाना साहब एक इंतहाई शफीक दोस्त थे, एक हमारे भाइयों की तरह थे, और हम सब के साथ उनके बड़े दोस्ताना और प्यार मोहब्बत वाले मरासिम थे, और वो यकीनी तौर पर ना सिर्फ़ एक मुफ्ती और आलिम थे बल्कि वो एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स भी थे और बाअमल आलिम थे। और यही वजह है कि हमारे तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं वो उनकी शराफत के, वो उनकी दयानतदारी के जो हैं वो मतलब गवाह भी हैं और मोतरफ़ भी हैं। जनाब स्पीकर, मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैंने अपने माजरत के साथ अपने इदारों की जो मैंने सर्द महरी देखी है इस हादसे के बाद या इस हादसे से पहले, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर के जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर मदारी साहब ज़रा मेरी तरफ, मदारी साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, आपकी नो ऊंची आवाज़ से ज़रा मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाता है उसको फॉर्मेलिटी को भी पूरा करने के लिए वक्ती तौर पर भी इदारे हरकत में आते हैं। ये मैं बात तस्लीम करता हूँ कि मौलाना साहब के वाक़े की तहकीकात हो रही होंगी और यकीनी तौर पर अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह वो कोई दहशत गर्दी का वाक़या नहीं है या ना होगा, लेकिन जनाब स्पीकर
इस वाक़े के बाद भी वो जो ट्रैफिक सिग्नल है उस जगह पर इस हादसे से पहले भी जो हमारे ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, क्या वो पूरे हैं? नहीं है। वहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि जिस गाड़ी का मुफ्ती साहब के साथ हादसा हुआ वो ओवर स्पीड थी, यहाँ पर अक्सर ओवर स्पीड गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। यहाँ पर ना स्पीड ब्रेकर है और ना स्पीड लिमिट के कोई बाकायदा जो है वो आवेदा किए गए हैं, बोर्ड नहीं आवेदा किए गए। और साथ ही साथ बेहिसी का ये आलम है कि इस वाक़े के बाद भी उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं की गई। हालांकि जब इतना अजीम सानिया हुआ है तो उसके बाद तो हम समझते थे कि वक्ती तौर पर आज भी खुदा न खास्ता कोई ओवर स्पीड गाड़ी जा रही हो, मैंने तो उधर कोई पुलिस का भी स्टाफ नहीं देखा, खातिर खा कोई ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ नहीं देखा कि इस वाक़े के बाद शरायत दस्तूर जिसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल असम्बली है, हमारे MNA के लॉजेस हैं, सेक्रेटेरिएट है, लाखों की तादाद में लोग इधर से गुजरते और आते जाते हैं, लेकिन बेहिसी का ये आलम है कि इतने बड़े साने के बावजूद भी आप उस जगह पर देख लें जहाँ पर यह हादसा पेश आया, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। कतई तौर पर आज के दिन तक भी कोई ऐसी नहीं है कि जिससे किसी को ख्याल आया हो। मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये है कि हम तो फिर वो गुफ्तन और बर्खास्तन वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है कि आएँ और बात करें और अपने घरों को चले जाएं। दूसरा जनाब स्पीकर, जो मुफ्ती साहब की जो ये हादसा पेश आया है उसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से कि उस दिन बात हुई थी कि उनको गवर्नमेंट के ख़जाने से कोई बाकायदा जो हादसाती मौत होती है या जिन हमारे खुदा न खास्ता अरकान का अपने टेन्योर के दौरान वफ़ात हो पा जाते हैं, उस पर कोई प्रॉपर कानून साजी की जाए और उस पर जो है उनको कौमी ख़जाने के फ़ंड से कोई उनकी पेंशन, कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर मुख्तस हों। आपने देखा कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जिनका एक कर्नल या मेजर रिटायर्ड हो तो वहाँ पर मुरब्बों की ज़मीनें दी जाती हैं, तो यहाँ पर लोग शहीद हो जाते हैं, हादसों से दो चार हो जाते हैं, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। फिर ख़ास तौर पर हमारे हुकूमत के फ़ंड से जो हमारे इदारे हैं, मतलब है कि जो हमारे इस्लामी इदारे उनको फ़ंड दिया जाता है, लाखों रुपए की ग्रांट दी जाती है, हमारे मदरसों को दी जाती हैं। मेरी आपके वसातत से ये गुजारिश है कि जो जहाँ पर उनका गांव है, जहाँ पर उनकी मौलाना साहब की रिहाइश है माजरत, वहाँ पर गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसे लेकर एक बड़ा मदरसा कायम किया जाए, तालीमी मदरसा, और जो उनके नाम के साथ मंसूब किया जाए। वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद तामीर की जाए, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनका लाइफ टाइम जो उनके बच्चों के लिए कोई फ़ंड मुख्तस किया जाए और ख़ास तौर पर वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट, इस्लामिक इंस्टीट्यूट कायम किया जाए जिस गांव में उनकी रिहाइश है, और वहाँ पर कोई मस्जिद और इदारा बनाया जाए। मैं तवक्को करता हूँ जनाब स्पीकर के आपकी वसातत से मेरी ये गुजारिशात जो है ये ऐवान इक़्तिदार तक ज़रूर पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोहतरमा डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा। थैंक यू सर। ये पूरा 20 फरवरी से जो सेशन चल रहा है उसमें मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ थे, चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं भी बोली शहीदों में शामिल हो जाऊं या रिज़्क़ को हिलाल कर लूं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जो सारे ऊंच नीच नज़र आ रही है, देखें ओलंपिक्स के 5 रिंग्स हैं और वो जो पांचों रिंग्स जुड़े हुए होते हैं तो कितनी खूबसूरत सी एक चीज़ बनती है। मैं यकीन रखती हूँ कि ये हमारे ये जो 5 रिंग्स हैं, जो सबसे पहले जहाँ मैं मौजूद हूँ जिसको हम ऐवान बाला कहते हैं, फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी है, उसके बाद हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, उसके बाद हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं। ये सारे क्या हो गया हमारी कौम को, क्या हो गया हमारी कौम को, हम मिल बैठ के क्यों नहीं अपने मसले हल कर सकते। एज ए डॉक्टर मैं समझती हूँ कि जो दुश्मन भी होता है वो भी आपके दर पे आ जाए या कोई मसला हो जाए, मिल बैठ के 4 लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर मसले का हल निकालते हैं।
मैं यकीन रखती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ जितने लोग हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, सिंध से, पेशावर से, बलूचिस्तान से, सब मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें, अपने पाकिस्तान को इस नहज तक न पहुँचाएँ। कल हम सोचें कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बीइंग मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि ज़बान पे कंट्रोल और ज़बान से जो नुकसान होता है शायद वो सबसे बड़ा गुनाह है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शायद मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तो हम तो मतलब जो मुआशरे में इस वक्त देखा जा रहा है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था शहीद मुफ्ती साहब के हवाले से, या हमारे जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में चल रही हैं या इस अदारे में, जिसका जो दिल करता है वो बोलना शुरू कर देता है। कोई पता नहीं कि सर पैर क्या चीज़ है, कहाँ बोलना है, कहाँ ख़त्म करना है। ये वाली चीज़ जो बग़ैर सोचे समझे बोलना और अपने अदारों के लिए बोलना, अपने लोगों के लिए बोलना, अपने लीडरों के लिए बोलना, या जिस तरह शहीद हुए हमारे भाई, मुझे तो वो लम्हा नहीं भूलता जो जुमे के दिन, जिस दिन हमारी यहाँ मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ। अगर मेरे कानों ने सही सुना उस दिन, तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि क्या पता हमें अगला रमज़ान भी नसीब होता है या नहीं होता है। तो पाकिस्तान के मसले और पाकिस्तान को ठीक करने का अल्लाह ताला कोई ज़रिया पैदा करे। जो कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जुमे का दिन था और वो हफ्ते के दिन हमसे फारिग हो, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास, और अल्लाह ताला भी रहम करे, अच्छे अच्छे लोगों को फ़ौरन ही बुला लेते हैं। और हम यहाँ पे अजाब में जो लोगों को छोड़ा हुआ, पूरे 23 करोड़ अवाम पे जो तमाशे मचाए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, ये जितने भी 5 साल ये गुज़रे हैं, कुछ हद तक तो हमारे बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ न कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं। जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल के क़यादत में चल रहा है हिसाब किताब, मिसिंग पर्सनस का या फंड्स का कुछ बेहतरी जिसे कहना हुई है, उसके पर भी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा जारी रहे। और जो वाक़या शहीद साहब का हुआ है, जितनी बातें हुई हैं पिछले, उनमें कोर्ट के लिए जो बातें हुई या जो हमारे लीडरान के लिए जो बातें हुई, उन सबको सुन के कहीं कहीं दुख भी हुआ, कहीं कहीं तसल्ली भी हुई, कहीं कहीं ये भी सोचा कि नहीं शायद इस मुल्क के लिए कोई रास्ता निकल आए और बेहतरी का रास्ता निकल आए। मैं इन कुछ अल्फाज के साथ अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह अच्छे दिन लेकर आएगा। सरदार रियाज महमूद मज़ारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अपने इलाके के मुतालिक बोलना चाहता था रिगार्डिंग ये पानी का मसला है। वो बचानी साहब की भी तकरीर मैंने सुनी और काफ़ी लोगों ने, सिंध के लोगों ने तकरीरें की हैं रिगार्डिंग ये पानी के, तो उनका बड़ा गिला भी रहता है पंजाब से, हर किसी से। लेकिन हमारा एक तहसील है रुझान, हम पंजाब में होते हुए हम ना पंजाब का गिला कर सकते हैं, ना उसकी शिकायत कर सकते हैं, ना बलूचिस्तान की सकते हैं, ना हमें कोई एक्सेप्ट करता है। हमारा तहसील रुझान है जो पानी से बड़ा हमेशा महरूम होता है। हम ये चाहते हैं, अब इस वक्त कच्ची कनाल हमारे से तकरीबन 90 किलोमीटर हमारे तहसील से गुजरती है, लेकिन हमें एक बूंद पानी नहीं मिलता कच्ची कनाल से। और जब ये अभी इस वक्त फ्लड जब आता है या नए आती है, उसका सारा पानी जो है वो हमारी तहसील में आके उसको डंप करते हैं और हम उसी कच्ची कनाल से हम डूबते हैं। जब पानी वाफिर हो जाता है, किसी को ज़रूरत नहीं होती। वहद हमारा एक तहसील है जहाँ वो डेरा गाजी खान का पानी भी और बलूचिस्तान का पानी भी सारा उधर ही डंप करते हैं, और जिस वक्त हमें पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त हमें एक बूंद पानी भी नहीं देते। हमारे तहसील रुझान का जो पानी है 300 किलोमीटर दूर तौसा बराज से आता है जी। तौसा बराज से होते होते हम आखिर में बैठे होते हैं, जब तक वहाँ पहुँचते तो पानी ख़त्म हो चुका होता है। हमारा मिनिस्टर साहब तो नहीं है अभी वाटर रिसोर्सेज से, हमारे रिक्वेस्ट ये बल्कि आइंदा इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होंगे विफाक और 2 सूबों के, तो उस वक़्त अगर ये सूरत हाल रही जो इस वक्त है, ये खाना जंगी के हद तक, ये यूसी के हद तक, ये विलेज काउंसिल के हद तक, ये मस्जिद के हद तक ये खाना जंगी जो है पहुँच जाएगी। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारा
जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम हो जाए कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए, तो हम आपसे भी 2-3 कदम आगे हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट, उसके लिए आपसी ने 2 जजेस का नाम लिया है, हम कह रहे हैं फुल कोर्ट बनने चाहिए। और उस सोमो एक्शन लेने से पहले उसके मुज़मरात से, उसके नताइज से, उसके बुनियादी जो खाका है उस पर वो बैठें और बात करने के बाद अगर वाकई उस पर सोमोटो लेने का हक बनता है तो यकीनन वो ले लें और फिर वो जो है फुल कोर्ट इसका फैसला भी कर दे। ये 2 चीज़ें हैं जमात इस्लामी जो अपना मौक़िफ़ बार बार, लेकिन इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये है कि आप फरमा रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हों, और PTI वाले कह रहे हैं कि नहीं 14 मई को पंजाब और खैबर का होना चाहिए। 8 अक्टूबर, हाँ 8 अक्टूबर आप कह रहे हैं, और 14 मई जो है वो कह रहे हैं कि PTI वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन हो पंजाब और खैबर का। हम कह रहे हैं कि 14 मई न सही, 8 अक्टूबर भी न सही, दरमियाने कोई रास्ता निकाल सकते हैं हम या नहीं निकाल सकते हैं? क्या अपने मुल्क के लिए, अपने आइन के लिए, अपने इदारों को मजबूत करने के लिए, अपने मुल्की वसाइल को मज़ीद वुसअत देने के लिए, अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, यहाँ जो सियासी आदम इस्तेकाम है इसको इस्तेकाम देने के लिए क्या इतना हम नहीं कर सकते? कोई एक 4-5 कदम आगे चला जाए और एक बंदा जो है 4-5 कदम पीछे आ जाए। लेकिन सियासत में मैंने जो सीखा है जनाब स्पीकर, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अब भी आपसे भी सीखता हूँ, मैं अपने साथियों से भी सीखता हूँ, लेकिन मेरे जो सीखा है वो ये है कि एक पार्टी या एक सियासी वर्कर या एक सियासी लीडर अगर वो जदोजहद करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके अगर वो 100 कदम आगे चला जाता है और वहाँ से किसी प्रेशर के ज़रिए से, किसी मुज़ाकरात के ज़रिए से, किसी चेहरों शख्सियत की वजह से और सियासी मसलहत की वजह से अगर 50 कदम 50 फुट पीछे आना पड़े और वो 50 फुट में खड़ा रहे तो उसको नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी करार दिया जा सकता है। वो कामयाब है। 100% कामयाबी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अगर इमरान खान साहब ये उनके जहन में ये बात है या PDM वालों के जहन में ये बात है कि हम 100% अपने मकासद में कामयाब होंगे, तो वो कभी भी पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस असेंबली की क्या हैसियत है, आपके और मेरे क्या हैसियत है, ये तो हम देख रहे हैं, ये तो हम सुन रहे हैं, ये तो अमलन आप और हम अमलन अपने आंखों के सामने 24 घंटे देख रहे हैं कि यहाँ असल कारनामे किसके हैं, कौन इस मुल्क को चला रहा है, कौन इस वक्त जो सूरत हाल इस मुल्क में है इसकी बुनियाद कौन है, कौन लोग हैं। बहरहाल मैं इस वक्त हुकूमत से भी, जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से और मैं PTI से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि जमात इस्लामी ने जिस काम का आगाज़ कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह PTI के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसकी तायद की है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी उसकी तायद की है। जो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी कहाँ है, जमात इस्लामी किस जगह खड़ी है, जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है, तो हम ये बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन ये है कि इस वक्त इस हाउस के लीडर जो हैं उन्होंने उनकी काविशों को सराहा है। जमात इस्लामी वहाँ खड़ी है जहाँ इमरान खान ने भी उनकी काविशों को सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के लिए, हम इस मुल्क को इस चैलेंजेस से निकालने के लिए, हम इस मुल्क में अपनी माईशत को इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर चलाने के लिए, हम इस मुल्क को एक फलाही इस्लामी मुमलिकत बनाने के लिए, हम इस मुल्क को IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए
इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अपना रोल, अपना किरदार अदा करती रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं सिराजुल हक साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मौके पर उन्होंने कदम उठाया और उसको अपना ये काम जारी रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरे ऐवान का उसके साथ इसमें भरपूर साथ होगी कि उनको ये किरदार, मेज़बानी का किरदार और पुल का किरदार अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अदा करना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब कैसुमाल खीलदास साहब, शुक्रिया। जैसे कि गुज़श्ता दिन जो सानिया हुआ वज़ारत मज़हबी उमूर मज़हबी हमायंगी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का, तो मैं भी उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगा क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अक़लियती बिरादरी से है और इस वज़ारत का और इस कायमा कमेटी का भी मैं मेंबर था, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा था। और उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत और क़यादत में जो मिनॉरिटी कमीशन है उसका एक भी इस असेंबली में पेश हुआ। ये हमारा देरीना मुतालबा था जब से मिनॉरिटी कमीशन बनी थी। मुफ्ती साहब ने उसके लिए भरपूर कोशिश की और इस ऐवान में वो बिल पेश हुआ और कायमा कमेटी में मौजूद है, तो मुझे उम्मीद है वो बिल पास होगा। इस तरह जो भी हमारे मज़हबी त्यौहार होते थे, होली हो, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, नौरोज़, जो भी अक़लियतों के इबादत के बड़े दिन थे या जो हमारे फेस्टिवल थे, उस पर वो खुसूसी तौर पे अपनी वज़ारत से की तरफ से एक खुसूसी प्रोग्राम भी करते थे और ख़ुद उसमें आकर वो सेलिब्रेट करते थे और वो पैगाम देते थे ये तमाम मज़ाहिब रखने वालों का पाकिस्तान है और तमाम मज़ाहिब का हुकूमती सतह पे हम एहतराम करते हैं। और उन्होंने साबित किया कि वो एक आलम दीन थे और इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, जो इस्लाम में गैर मुस्लिमों के लिए जो हुकूक है उनकी उन्होंने पासदारी की। और हमेशा जो भी इशू हुआ हमने उनको कहा तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तरफ से कोशिश की। मैं उनको उनकी जदोजहद पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सिर्फ JUI का नुकसान नहीं है, उनके ख़ानदान का नुकसान तो है, मगर इस ऐवान का भी और इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और मज़हबी जमातों का भी सबका नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान है। हम एक ऐसे रहनुमा से, एक ऐसे आलम दीन से और एक ऐसे मिनिस्टर से जो हमेशा तमाम मज़ाहिब के लिए हमेशा कोशा रहते थे, उससे महरूम हो गए। तो मैं उनके ख़ानदान से भी और जमात उलमा के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी दिली अफसोस का इज़हार करता हूँ। दूसरा सर, यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्शन कब हो और एक साथ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जदोजहद, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की जदोजहद, हमारे पार्टी की जदोजहद, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद, तमाम जमातों के जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी हमेशा जदोजहद जमहूरियत के लिए रही है, सिविल बालादस्ती के लिए रही है, आइन की पासदारी के लिए रही है। तो हम समझते हैं कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो जदोजहद की है, जो कुर्बानियाँ दी है, जो कीमत अदा की है, उससे हम अब भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे और उसने कीमत अदा की। ये नाअहली की जो दाग था ये उसकी जदोजहद के वजह से हुआ, वरना नवाज शरीफ का क्या कसूर था। वो चाहते थे कोई आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उसने लगाया तो वो उसने कीमत भरी। नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये पार्लियामेंट बालादस्ता कोई हम पे डिक्टेट नहीं करेगा और ये सारी जो बातें थी उसकी, जो उसका बयानिया था, तो उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की गई। उसको पाकिस्तान की सियासत जो पार्लियामेंट है उससे दूर रखने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से दूर रखने की कोशिश की गई।
मगर पाकिस्तान की अवाम, मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत पसंदों के लिए उसकी सियासत हमेशा है। और वो पाकिस्तान की सियासत के आज भी मेवर नवाज शरीफ साहब हैं, वो आज भी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी फैसले कर रहे हैं, तो उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। तो आपने देखा स्पीकर साहब, एक इदारा आया, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई है, हम ये आइंदा गलतियां नहीं करेंगे। जो हमारी नई क़यादत आई है, अस्करी क़यादत, उन्हें खुल के आके इज़हार किया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगून है। मगर आज बदकिस्मती से एक और हमारा इदारा इस पार्लियामेंट के डोमेन में अपनी कोशिश कर रहा है कि उसमें दखलंदाजी करें। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरियत पसंद किसी की डिक्टेशन, किसी का ऑर्डर नहीं मानेगी। मानेगी तो इस पार्लियामेंट के हुक्म मानेगी। इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम हर कीमत आज भी अदा करने के लिए तैयार है। हम अपने नजरे से, अपने बयानिए से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हम कान खोल के सुन ले, अगर इस तरह कोई हम पे मुसल्लत किया गया हुक्म, तो पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे निकलेगी जमहूरियत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए। कोई किसी एक लाडले को अगर राजी करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश होगी। और पाकिस्तान को इस वक्त इस्तिकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तमाम हमारे अतादी जो रहनुमा है, 20 घंटे वज़ीर आज़म जागता है, 20 घंटे वो जागता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। मगर ये जो सारा दिन कमरों में बैठकर इस हुकूमत के खिलाफ, इस जमहूरियत के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कार्रवाई में बहुत सारे फाजिल मेंबरान बात करना चाहते हैं, आधे घंटे का वक्फा किया जाता है।